हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन आस्क्ड इन 2023 और ये है हमारा मंथ फरवरी 2023 के जो क्वेश्चंस हैं जो आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिटेल एनालिसिस के साथ उनके डिटेल सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। और इस कड़ी में हमने अभी तक कवर कर लिए हैं 4 पार्ट्स और ये है हमारा 5th पार्ट। ठीक है, और जैसे कि आपको पता होगा कि कई सारे स्टेट के पीसीएस एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, जैसे वेस्ट बंगाल का चल रहा है आई थिंक और स्टार्ट हो चुका है, एंड यूपी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है और बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेट के नोटिफिकेशंस ऑलरेडी इन प्रोसेस हैं और कुछ के कंप्लीट हो चुके हैं। यूपीएससी का भी नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। तो आपके मई और जून के बीच में कई सारे एग्जाम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो उन एग्जाम्स के लिए ये आपका जो सीरीज है क्वेश्चंस जो हैं आपके काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पार्ट 5th की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विद रेफरेंस टू द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब देखिए जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल है, इसकी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहते हैं NCDRC। ठीक है, अब ये NCDRC क्या है? NCDRC है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ठीक है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। देखिए मैं फुल फॉर्म भी साथ में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस के फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्या है? क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, अब इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट होती है वो होती है इस जो बॉडी की है, इसकी जो स्थापना होती है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ये की जाती है, बनती है। मतलब इस एक्ट के तहत ये अनाउंस किया जाता है कि ऐसी एक हम बॉडी बनाएंगे जो कंज्यूमर्स के अधिकारों की रक्षा करेगी। ठीक है, और फाइनली ये तो इस एक्ट में पास होता है, बट ये जब बॉडी बनकर तैयार होती है, इनेक्ट होती है, बेसिकली इनेक्टमेंट की हम बात करें तो इनेक्ट होती है ये 1988 के अंदर। ये 2 ईयर्स आपको खास तौर पे ध्यान रखने हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1866 के तहत इस बॉडी का निर्माण होता है, बट ये इनेक्ट होती है, फंक्शनल होती है 2 साल बाद 1988 को। ठीक है, अब ये जो बॉडी है, इस बॉडी के जो चेयरपर्सन होते हैं बेसिकली, ठीक है, वो कौन होते हैं? वो होते हैं रिटायर्ड या फिर सिटिंग, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, रिटायर्ड या सिटिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनमें से कोई, अगर जो कोई रिटायर्ड व्यक्ति है, रिटायर्ड व्यक्ति को भी अपॉइंट किया जा सकता है यहाँ पर एज अ चेयरमैन, एज अ हेड या CEO बेसिकली कहा जाए, या फिर किसी सिटिंग चीफ जस्टिस को, ठीक है, उसको यहाँ पर अपॉइंट किया जा सकता है ऐसा ये। बट यहाँ पर जो वैल्यू है, मतलब एक सेक्शन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन से पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक सेक्शन 21 जो है कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन एक्ट का। ठीक है, सेक्शन 21 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो है वो कहता है 1986 का कि यहाँ पर वैल्यूज जो है वो कितनी है? 1 करोड़ की है। ठीक है, 1 CR की वैल्यूएशन आपको यहाँ पर देता है। चलिए अब आते हैं, ये कुछ चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं डायरेक्टली हम किस पर? क्वेश्चन पर। तो देखिए नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो नॉट करेक्ट के टर्म में हम बात करें अगर जो, तो द डिस्ट्रिक्ट फोरम एंटरटेन द कंप्लेंट्स वेयर द गुड्स वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डज नॉट एक्सीड द 50 लाख रुपीज। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है यहाँ पर। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट फोरम इन अ डिस्ट्रिक्ट इफ इट इज डीम्ड फिट। मतलब अगर जो स्टेट आपका जो कोई डिस्ट्रिक्ट है वो पॉपुलेटेड बहुत है, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स रेगुलरली आती हैं, एरिया में बहुत बड़ा है, तो उस कंडीशन में स्टेट के पास ये अधिकार है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है वो बना सकती है, एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट फोरम बना सकती है अगर जो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी करेक्ट है आपका। ठीक है, ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये सब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, अभी ये वाला सॉरी जस्ट मिनट, ओके ठीक है,
अब वन ऑफ द मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम शेल बी अ वुमेन, ये भी आपकी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। मतलब तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है जो आपके जानने वाली है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जो फर्स्ट पॉइंट था यहाँ पर, द डिस्ट्रिक्ट फोरम एंटरटेन द कंप्लेंट्स वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख। ये क्वेश्चन अगर जो आपका 2021 से पहले आता, ठीक है, अभी हम 2023 में चल रहे हैं, अगर जो ये क्वेश्चन 2021 का होता या उससे पहले 19 में या 20 में आया था ये सेम क्वेश्चन, तब आपका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए। क्यों? इसका रीजन ये है कि एक पिकुलर जुरिडिक्शन हुआ था, इसके अंदर अमेंडमेंट हुई थी। बेसिकली इस पार्ट के अंदर एक अमेंडमेंट होती है, उस अमेंडमेंट के तहत, मतलब हम बात करें 2021 से पहले, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज, ठीक है, तो उस टाइम पर ये वैल्यू 1 CR की थी, मतलब 1 करोड़ की वैल्यूएशन यहाँ पर रखी गई थी। मतलब ये जो 50 लाख रुपीज है, यहाँ पर ये 1 लाख हुआ करता, 1 करोड़ हुआ करता था, 1 करोड़ का रुपये का अमाउंट यहाँ पर था, जिसको रिड्यूस किया गया था इस अमेंडमेंट के तहत 2021 में, तब ये 50 लाख हुआ था। अगर जो उससे पहले का टाइम का पीरियड होता तो आपका आंसर ऑप्शन ए होता, बट नाउ ये 2023 में क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, at what level does the panchayat samiti operated at in a basically पंचायती राज स्ट्रक्चर, किस लेवल पर पंचायत समिति होती है। देखिए तीन जो पंचायती राज सिस्टम है, ये आपका 73rd अमेंडमेंट के तहत आता है, आपको ये अच्छे से पता ही होगा। 73rd अमेंडमेंट 1992 के तहत, इसके तहत पंचायती राज सिस्टम जो है वो लागू होता है भारत के अंदर, और ये 3 टीयर्स में बटा हुआ है। एक है विलेज पंचायत के टर्म में, सेकंड है ये लोवेस्ट टर्म है, दिस वाज द लोवेस्ट वन, और उसके बाद आता है ब्लॉक समिति, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट हमारा टॉप पोजीशन पे आते हैं जिले के स्टेटस पे, दैट इज द जिला समिति, जिला समिति, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स में बटा हुआ है। तो यहाँ पर पूछा गया है एट द लेवल ऑफ पंचायत समिति, देखिए पंचायत समिति जो है वो आपका ब्लॉक लेवल पर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लॉक लेवल बॉडी है पंचायत समिति, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following was established as the first program of community development? अब देखिए फर्स्ट प्रोग्राम आफ्टर कम्युनिटी डेवलपमेंट की हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बेसिकली इसे कहते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, CDP, ठीक है। अब देखिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये आपका शुरू होता है 1952 के अंदर। उस टाइम पर इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि जो डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, ठीक है, उन पर ध्यान दिया जा सके, उनको डेवलपमेंट पर बेसिकली फोकस करने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। बट लेटर ऑन इन 1953 के अंदर ये जो प्रोग्राम है इट हैज़ बीन चेंज्ड और कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, जिसे कहा जाता है NES। अब ये NES क्या है? ये है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में ये शुरू होता है। अब ये क्यों होता है? देखिए 1 साल पहले तो आपने CDP शुरू किया और फिर बाद में NES शुरू कर दिया। वो इसलिए किया क्योंकि जो गोल थे इस ऑर्गेनाइजेशन के या इस प्रोग्राम के शुरू करने के, वो फुलफिल नहीं हो पा रहे थे बिकॉज ऑफ दिस फंडिंग। क्योंकि हम उस टाइम पर भारत जो है वो नया नया आज़ाद हुआ था, न्यू न्यू इंडिपेंडेंस मिली थी, तो हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे बेसिकली कहा जाए। तो इसकी वजह से इस प्रोग्राम को, कंबाइंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को एक तरीके से बैक पीछे की डोर में या साइड में खिसका के ये नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज जो है वो शुरू कर दी जाती है, ठीक है। अब ये जो नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज है, ये एक्चुअली एक डेवलपमेंट टास्क के अंदर ऑब्टेन्ड होती हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्फ हेल्प एफर्ट के थ्रू, ठीक है। मतलब ये कह लीजिए कि छोटा छोटा ग्रुप्स बना दिए गए, भाई जैसे गांव है तो 10 गांव है तो 10 गांव के बीच में मतलब एक ग्रुपिंग कर दी गई कि भाई यहाँ पर तालाब का निर्माण होना है तो थोड़ा सा पैसा हम देंगे, आप लोग थोड़ा चंदा जमा करिए और फिर उसका निर्माण करवाइए। तो एक तरीके से ना पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर देखने को मिलता है डायरेक्टली। अब यहाँ पर डेट्स के बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अप्रैल के महीने में, दिस इज इन द अप्रैल 1953 के अंदर ये लॉन्च होता है। लॉन्च तो हो जाता है बट इनॉग्रेट नहीं होता है।
और ये इनॉग्रेट कब होता है, दो डेट्स आ रही है देखिए, लॉन्च हो रहा है नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज इन अप्रैल 1953, बट दिस वाज इनॉग्रेटेड मतलब इसका जो उद्घाटन है वो कब हो रहा है, ये हो रहा है आपका 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों में कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है साल एक ही है, बट इनॉग्रेट होता है या इनैक्ट होता है आपका 2 अक्टूबर को और लॉन्च होता है इस डेट में। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, बेसिकली कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था उसी के तहत या उसके अंदर एक सब्सिडरी पार्ट आपका जोड़ा गया था, दैट इज द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ओके तो देखिए द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है इज यूज इन द आर्टिकल 14। अब देखिए आर्टिकल 14 की जब हम बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 ये कहता है कि द स्टेट शेल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में भी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में भी बात करता है। ठीक है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक, ये एक स्टेटमेंट है, कोट है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए जो कोटेशन टाइप की होती है ना, डेफिनेशन कह लीजिए बेसिकली, या कोट्स है जो संविधान में एक लाइन लिखी गई, वो मोटा मोटा जो इंपॉर्टेंस है सारी तो याद नहीं हो सकती, बट जो मोटी मोटी ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो आपको बिल्कुल एज इट इज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या कहती है ये कहती है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये टर्म आ रहा है आपका, एंड इक्वल प्रोटेक्शन आ रहा है, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ यूज्ड इन द आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। देखिए अब यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं, एक तो ये टर्म आ रहा है और दूसरा ये टर्म आ रहा है। तो ये वाला जो टर्म है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये हमने बोरो किया है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये हमने बोरो किया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। मतलब आर्टिकल एक ही है, उसका आधा हिस्सा हमने यूएस से लिया है और आधा हिस्सा हमने ब्रिटेन से लिया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और चीजें बात कर लेते हैं। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है वो भी फटाफट हम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि बहुत सारे हमारा जो संविधान है ना 60-70% के आसपास इधर उधर से लिया गया है। मतलब दुनिया भर के जितने संविधान थे उस समय, जिस टाइम पर हमारा संविधान बन रहा था 1946 टू 49 के बीच में, तो उस टाइम पर जितने भी दुनिया में संविधान ऑलरेडी मौजूद थे, तो हमने वहाँ से अच्छी चीज़ें जो बेस्ट थिंग्स हैं वो हमने वहाँ से बोरोड की हैं, ली हैं और अपने संविधान में बनाया है। ठीक है, तो देखिए ब्रिटेन की बात करें हम, यहाँ तो प्रोक्लेमेशन का जो कॉन्सेप्ट है, एंड यहाँ पर हम बात करें कि रूल ऑफ लॉ, कानून का राज का, रूल ऑफ लॉ कानून का राज का जो कॉन्सेप्ट है, लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट है आपका, प्रोसीजर एंड सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम या बायकैमरल सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। यूएसए की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ली है फंडामेंटल राइट्स, जिन्हें बिल ऑफ राइट्स के नाम से इन द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में। भारतीय संविधान में इसे लिखे हैं फंडामेंटल राइट्स के नाम से है, फंडामेंटल राइट्स हमने यूएस से लिया है। और साथ में हमने लिया है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है, एंड आपका जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने लिया है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है हमने, ये भी कहाँ से लिया, हमने यूएस से बोरो किया है। ठीक है, एंड यहाँ पर हम बात करें, एंड एक चीज़ और हमने ली है यूएस से जो कि इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, वो है रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट्स, बेसिकली बात करें यहाँ पर। ठीक है, दैट इज द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का जो प्रोसेस है वो भी हमने वहीं से लिया है, और साथ में पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट की तो बात हमने करी ली। बट यहाँ पर एक चीज़ और है, एक स्टेट कंट्री का और नाम है, दैट इज द फ्रांस। तो फ्रांस से हमने क्या बोरो किया है यहाँ पर, यहाँ से हमने रिपब्लिकन का आइडिया या फिर आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो हमने प्रियम्बल के अंदर मेंशन है ना, प्रियम्बल के अंदर ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज द लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये जो तीन वर्ड्स हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ये हमने कहाँ से लिया है, दिस हैज बीन बोरोड फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था ये। तो भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था, ये लगा था 2 साल 11 महीने और
18 दिन। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो बनने में टाइम लगा था, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि शुरुआत कब हुई थी। देखिए इस प्रोसेस की अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने का जो प्रोसेस था, ये स्टार्ट होता है या इनिशिएट होता है आपका 9 दिसंबर 1946 को ये इनिशिएट किया जाता है, और इसका एंड होता है, एंड की बात करें जब खत्म होता है पूरा कंप्लीट बन के, ये होता है 26 नवंबर को 2000, सॉरी नॉट 2000, दैट इज 1949 को। देखिए इस डेट में ये बन के तैयार होता है, इसीलिए हम 26 नवंबर को हर साल क्या मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में हम इसे मनाते हैं। अब ये जो पूरा ड्यूरेशन था 2 साल 11 महीने 18 दिन का, इस पूरे ड्यूरेशन में लगभग 11 सेशंस हुए हैं, 11 सेशन मतलब 11 सत्र हुए हैं, 11 बैठकें हुई हैं। ठीक है, और वो 11 बैठकें जो है लगभग 165 दिन चली हैं। ठीक है, ठीक है, इतना 2 साल 2.5 साल का समय है, 3 साल ऑलमोस्ट कहा जाए, अप्रॉक्सीमेटली 3 इयर्स का टाइम है। तो 3 साल में लगभग 165 दिन की जो ये बैठकें हैं वो 11 सेशन के तहत करी गई हैं। अब ये तो बन तो जाता है 26 नवंबर 1949 को, बट ये इन्फोर्स होता है या इनेक्ट होता है या लागू होता है, जिसे कहते हैं हम इनेक्ट। ठीक है, ये कब होता है, ये होता है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। अब देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं टुवर्ड्स द स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य की जो विधायिका है या विधानसभा है उसकी तरफ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें अगर जो स्टेट के लेजिस्लेचर की, जैसे हम कहते हैं ना कि सेंट्रल लेवल पर हम जैसे पार्लियामेंट, यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट वर्ड आता है आपका, और एक आता है लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इन दोनों को अगर जो हम समझें कि ये होते क्या है, जैसे कि आपको पता होगा कि पार्लियामेंट किसको किसको कहते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस आपके प्रेसिडेंट, तो इन सभी को मिला के क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट। दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ पार्लियामेंट। वहीं उसी तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका वो है विधानसभा है, विधानसभा, विधान परिषद की बात करें हम अगर जो, तो ये फ्यू स्टेट्स में है, तो ये एक्सेप्शनल है, जहां पर है वहां पर हम काउंट करेंगे, जहां नहीं है वहां हम काउंट नहीं करेंगे। और प्लस यहाँ पर जो गवर्नर है, ये कलेक्टिवली कहते हैं आपके लेजिस्लेचर कहा जाता है पर्टिकुलर स्टेट का, जैसे सेंटर का है उसी तरीके से आपका स्टेट के अंदर बात करी जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली की। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सीएम, सीएम प्लस जो अदर मिनिस्टर्स हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्री बनाते हैं। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, वो कैसे बन रहा है, एक तो चीफ मिनिस्टर और उनके साथ जो अदर मिनिस्टर्स हैं, मतलब जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, रोड मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जितनी डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, उन सब के मिनिस्टर और प्लस सीएम, ये कलेक्टिवली कहलाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्योंकि देखिए यहाँ पर सीएम के पास भी कई सारी मिनिस्ट्री देखने को मिलती है। ठीक है, और ये जो मिनिस्टर्स हैं बेसिकली, ये और चीफ मिनिस्टर, इनको अपॉइंट कौन करता है बेसिकली स्टेट के अंदर, ये अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर। ठीक है, अब यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जब हम बात कर रहे हैं, तो इनकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 15% ऑफ द, किसकी ज़्यादा नहीं होती, 15% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, मतलब अगर जो 100 लोग हैं, 100 की संख्या है स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, तो उनका 15% मतलब 15 से ज़्यादा वहाँ पर लोगों को मिनिस्ट्री की पोस्ट नहीं दे सकते। ठीक है, मतलब आपको 15 तक स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। 100 लोग अगर जो टोटल स्ट्रेंथ है, जिसमें जो सत्तारूढ़ पार्टी है या अपोजिशन है सब मिलाकर भी हैं, तो उन सभी में से, मतलब देखिए जाहिर सी बात है, मिनिस्टर तो उसी को बनाएंगे जिसकी सत्ता है, जो रूलिंग पार्टी है। तो वहाँ पर 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो टोटल स्ट्रेंथ का 15% से ज़्यादा यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द पोस्ट एरा 73 अमेंडमेंट एरा। बेसिकली 73rd अमेंडमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये कब होता है, 1992 के अंदर। ठीक है, किसी से संबंधित है, पंचायती राज सिस्टम या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उससे संबंधित है ये। देयर हैज बीन अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ, देखिए ये जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या पंचायती राज सिस्टम जब ये 73rd अमेंडमेंट के तहत ऐड होता है या आता है, तो उस टाइम पर कई सारी चीज़ों का डिसेंट्रलाइजेशन होता है।
डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये अधिकार पहले तो केंद्र सरकार के पास थे, अब वो केंद्र सरकार के पास थे या राज्य सरकार के पास थे, तो उन पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया नीचे की पोस्टों पे। ठीक है, मतलब जैसे पंचायत में जो आपके जिला परिषद अध्यक्ष हैं या ब्लॉक समिति के जो ब्लॉक है, वहां पर उन पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें अगर जो 73rd अमेंडमेंट के बारे में, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एडिशन होता है किस चीज़ का, ऐड किया जाता है 9th पार्ट, जो 9th पार्ट ऐड किया जाता है। ठीक है, एंड शेड्यूल कौन सा ऐड होता है यहाँ पर, शेड्यूल देखिए कंफ्यूजन नहीं रखनी है, शेड्यूल 11। देखिए यहाँ पर 73rd की बात कर रहा है, 74th की भी बात करें तब हम आगे जाएंगे 9th एंड 10th में, और यहाँ पर 12 में जाएंगे, बट यहाँ पर इट टॉक्स ओनली अबाउट द 73rd अमेंडमेंट। सो दैट मीन्स ये आपका एडिशन ऑफ 9th पार्ट एंड पार्ट, दिस इज द पार्ट 9 ऐड करता है एंड शेड्यूल 11 आपका ऐड करता है। ठीक है, और इनेक्ट होता है बेसिकली आपका क्या, पंचायती राज सिस्टम, और ये आपका एक प्रैक्टिकल शेप देता है। ये जो अमेंडमेंट होता है ये क्या देता है, प्रैक्टिकल शेपिंग करता है। प्रैक्टिकल शेपिंग किसकी करता है, प्रैक्टिकल शेपिंग का मतलब एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या कहता है, ये कहता है कि भाई स्टेट को आपका एक पंचायती राज सिस्टम या विलेज लेवल पर एक गवर्निंग बॉडी बनानी चाहिए। ठीक है, तो इस पंचायती राज सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसके होने के लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 14, और ये आर्टिकल 14 किसका पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का हिस्सा है। तो इसमें ये सब चीज़ें कही गई हैं। तो ये बेसिकली देखिए डीपीएसपी में जितनी चीज़ें लिखी गई हैं वो बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे, जो सरकार है राज्य की या केंद्र की, तो उन पर ये बाइंडिंग नहीं है। जब बाइंडिंग नहीं है तो वो उनके ऊपर बता सकते हैं कि भाई आपको ऐसे ऐसे करना है। अब वो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो चीज़ें करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये बेसिकली एक टाइप का ड्रीम वाली कंडीशन थी कि ये एक ऐसा सपना है कि ऐसा होना चाहिए। तो उस सपने को या एक जो कहा जाए ना कि जो ऐसा लिखा हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको एक प्रैक्टिकलिटी के तहत जो है उसको लागू किया जा रहा है कि वो सपना साकार हो रहा है। ये वाली चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और इसके तहत जो है वो आपके 3 लेवल की सिस्टम बनता है। जैसे एक पंचायत बनती है आपकी, ठीक है, विलेज पंचायत बनती है, और आपका ब्लॉक समिति बनती है, जिला परिषद या जिला समिति बनती है। तो इस तरीके से 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर और चीज़ें होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं जब पंचायत की या जिला पंचायत की, उसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मिनिमम एज के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। क्वालिफिकेशन में हम बात करें तो मिनिमम 21 साल का व्यक्ति होना चाहिए अगर जो किसी को पंचायत का इलेक्शन लड़ना है। 21 ईयर इज द मिनिमम फॉर द पंचायत इलेक्शन। बट इस क्वालिफिकेशन के साथ साथ ना कुछ चीज़ें और हुई, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर कि जो हाई कोर्ट है बेसिकली, ठीक है, मतलब कुछ क्वालिफिकेशन एज भी ऐड कर दी गई इन फ्यूचर। बेसिकली हम बात करें यहाँ पर फ्यूचर में कुछ क्वालिफिकेशंस और ऐड कर दी जाती हैं यहाँ पर। वो हैं जैसे कि बात करें हम यहाँ पर कि जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो हाई कोर्ट है, उसने कुछ क्वालिफिकेशंस आपकी ऐड करी। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो पर्सन है, ठीक है, उसका नाम मतलब ये कहा कि भाई क्वालिफिकेशन में उसके बेसिकली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को यहाँ पर ऐड किया उन्होंने। ये कहा कि भाई जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, उसका जो कोई कैंडिडेट आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो कम से कम 10th पास हो, 10th पास होना चाहिए मिनिमम, जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट। ठीक है, और अगर जो यहाँ पर वुमेन्स हैं, लेडीज सीट है, अगर जो वुमेन सीट रिजर्व है तो वहाँ पर ये क्वालिफिकेशन 8th रहती है, 8वीं पास व्यक्ति होना चाहिए। और अगर जो वो SC या ST कैटेगरी के लिए सीट रिजर्व है तो वहाँ पर जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी रख दी गई 5वीं पास। मतलब तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं आता, अब यू हैव टू बी एटलीस्ट अ लिटरेट पर्सन, आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, और 10th लेवल 5वीं और 8वीं इस तरीके से कैटेगराइजेशन कर दी गई कि भाई हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आप जब पंचायत का सदस्य बन रहे हो तो आपको कुछ तो होना चाहिए ना, बिल्कुल अंगूठा छाप वाला सिस्टम नहीं चलेगा ऐसे, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर हाई कोर्ट ने ऐड करी। बट साथ में यहाँ पर एक चीज़ और आती है क्वालिफिकेशन के अंदर कि जो व्यक्ति आपका इलेक्शन लड़ रहा है उसका नाम जो है वो इलेक्टोरल लिस्ट के अंदर, नेम जो है वो इलेक्टोरल रोल के अंदर, लिस्ट के अंदर होना चाहिए।
किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, वो अलग चीज़ है, बट रूलिंग मतलब इलेक्शन लिस्ट में होना चाहिए, जो आपका बेसिकली पार्लियामेंटेरियन या स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के दौरान जो क्वालिफिकेशन रखी जाती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सीधा हम क्वेश्चन पर। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। डिसेंट्रलाइजेशन किस किसी चीज़ का होता है? देखो, डिसेंट्रलाइजेशन होता है डिसीजन मेकिंग पावर का। अब देखिए, पावर जो आपकी थी कि भाई स्टेट का सब्जेक्ट है, तो स्टेट ही सब्जेक्ट, मतलब कोई इंसिडेंट होता है, कोई चीज़ होनी है, तो उसके लिए डिसीजन कौन ले रहा है? स्टेट ले रहा है भाई। वो अब डिसेंट्रलाइजेशन हो गया भाई, विलेज पंचायत के पास या ब्लॉक समिति के पास चला गया निर्णय लेने का अधिकार, तो उन लोगों ने ले लिया, स्टेट के ऊपर बर्डन कम हो जाता है। तो ये तो रहेगा ही आपका सिस्टम एज अ होल। बेसिकली देखिए, जो अधिकार आपका जो आपकी कैपिटल है, सपोज कर लीजिए उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो उसकी कैपिटल क्या है? लखनऊ। तो लखनऊ से कोई डिसीजन होकर जाएगा वहां तक। ठीक है, अब यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ होल सिस्टम कर दिया, मतलब जिले के पास ये अधिकार दे दिया गया कि कुछ चीज़ों पर वो अपने निर्णय ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी आ जाता है। जुडिशियल पावर, देखिए यहाँ पर जुडिशियरी की बात नहीं करी गई है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात करी गई है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव। जुडिशियल पावर्स यहाँ पर डिसेंट्रलाइज नहीं हुई है, जुडिशियल पावर जैसी थी वैसी ही है, वो वैसी ही बनी रही, बट यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर 3 टाइप की पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया गया है, डिसीजन मेकिंग पावर, सिस्टम एज अ होल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। 1, 2 एंड 4। देखिए 1, 2 एंड नहीं, जस्ट अ मिनट, ओके। तो यहाँ पर सॉरी 1, 2 एंड 4 ना, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर ये लगा रखा है ना, इसने मेरे को कंफ्यूजन कर दिया। 1, 2 एंड 4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्लियर? तो इतनी जितनी भी हमने अभी तक राम कथा सुनी है इसके बारे में, तो कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हमने कवर किया है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, द रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा इंक्लूड्स। देखिए, जब हम राज्यसभा के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले राज्यसभा का नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए आर्टिकल नंबर 80, आर्टिकल 80। ठीक है, और राज्यसभा में आरएस लिखता हूँ हमेशा शॉर्ट में, तो राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 250 है। 250 में एट प्रेजेंट कितने एमपीज हैं राज्यसभा के? 245 एक्टिव हैं, 5 अभी हमारे इनएक्टिव। इन 245 में 233 जो है वो इलेक्टेड होते हैं। इलेक्शन होता है बेसिकली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस, वो इलेक्शन होता है। और यहाँ पर जो 12 लोग हैं, ये 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, ठीक है, सोशल वर्क, तो बहुत सारे फील्ड से इनमें से लोगों को 12 लोगों को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। अब साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो राज्यसभा का मेंबर होगा उसको अपॉइंटमेंट होती है 6 ईयर्स के लिए, 6 साल के लिए वो अपॉइंट होता है। और जितनी भी स्ट्रेंथ है आपकी 245, तो इसमें से 1/3 जो है वो हर एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। मतलब हर 2 साल में इलेक्शंस होते रहते हैं राज्यसभा के अंदर, 1/3 रिटायर होते हैं और बाकी 1/3 का इलेक्शन होता रहता है। मतलब 1/3 गए और फिर अगले नए 1/3 मेंबर्स आ जाते हैं। सॉरी, और ये जो राज्यसभा है आपका, दिस वॉज द परमानेंट हाउस, दिस इज द परमानेंट हाउस होता है, ये डिसॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि भाई एक व्यक्ति जा रहा है तो दूसरा आ रहा है, मतलब कंटिन्यूएशन यहाँ पर बनी हुई है, तो परमानेंट हाउस है, डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ द स्टेट आपको पता होना चाहिए कि किस राज्य में सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें हैं। देखिए, जब नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं हम राज्यसभा की, तो वो बेसिकली डिपेंड करते हैं ऑन द पॉपुलेशन डेंसिटी पर। पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर सिंपली आप ये कह लीजिए कि जितनी ज़्यादा वहाँ पर जनसंख्या होगी उस हिसाब से वहाँ पर राज्यसभा की सीटें अलॉटेड रहती हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस राज्य के अंदर है? आप सभी को पता होगा, दैट इज इन उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं? 31 है। ठीक है, अब साथ में हम बात कर लेते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा के अंदर भी सबसे ज़्यादा आपको यूपी के अंदर सीटें मिलती हैं, दैट इज 80। ठीक है, तो कुल मिला के जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अंदर 31 एंड दैट इज 80। तो यहाँ पर आपको करीब करीब 111 सीटें जो है वो, सॉरी 111 सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश से जाती हैं। ठीक है, इन टोटल। तो ये सब कहानी हो गई हमारी राज्यसभा के बारे में। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है? मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी हमने बात करी थी, नॉमिनेट करते हैं 12 लोगों को,
तो ये तो आएगा ऑप्शन ए में। मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन, देखिए डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते, जैसे हम इलेक्ट नहीं करते, जो जिन लोगों को हमने इलेक्ट करके भेजा है, चाहे हमने लोकसभा में भेजा हो या फिर आपकी जो राज्य की विधानसभा है वहाँ भेजा है, तो वो लोग बेसिकली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, हम नहीं करते। दैट इज सेकंड ऑप्शन गलत है, मतलब फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, थर्ड पे आते हैं। मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजंस थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल जो रिप्रेजेंटेटिव, जो हमने एक एमएलए को भेजा विधानसभा में, वो उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा जो कि राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन जब होंगे, ठीक है, तो ये भी सही है। तो मतलब ए एंड सी सही है, दैट इज यहाँ पर क्वेश्चन होगा मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर अगर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49, और सॉरी 49 नहीं है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपका ये बनता कब है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहा है ये, रेगुलेटिंग एक्ट जो था आपका 1773, उसके तहत ये बनता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कब कहाँ बनता है, दैट इज इन कलकत्ता के अंदर, ठीक है, कलकत्ता के अंदर ये बनता है, ठीक। और ये कलकत्ता के अंदर बनता है एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तरह कैसे इसे बनाया जाता है, ठीक। अब देखिए ये तो 1773 की बात हो गई, इसके साथ ना कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, उस टाइम पर बनती है, बट साथ में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ना, एक सुप्रीम कोर्ट आपकी यहाँ पर बॉम्बे में बनाई जाती है, क्योंकि देखिए बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं, ठीक है, बॉम्बे एंड मद्रास। तो बॉम्बे में एक सुप्रीम कोर्ट कुछ टाइम के लिए बनाते हैं ये लोग 1800 के अराउंड, और यहाँ पर 1801 के अंदर, नहीं सॉरी नॉट 1801, 1823 में, ठीक है, 1823 में मद्रास में बनाते हैं। कौन बनाता है, किंग जॉर्ज, किंग नाम याद है, जॉर्ज वन, नहीं सॉरी जॉर्ज थर्ड था बेसिकली, वन नहीं, किंग जॉर्ज थर्ड, ये सुप्रीम कोर्ट मद्रास और बॉम्बे के अंदर भी बनाता है इस टाइम पर, बट कुछ टाइम के लिए बनता है, उसके बाद वो सब चीज़ें बंद कर दी जाती है। बट समटाइम इट मे बी आस्क्ड दैट कलकत्ता के अलावा कहाँ बनी थी सुप्रीम कोर्ट, तो आपको पता होना चाहिए मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर ये चीज़ बनती है, ठीक है। और साथ में हम बात करें यहाँ पर तो हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट का जो हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 है, उसके तहत कई सारे स्टेट्स के अंदर जो है हाई कोर्ट, या दो स्टेट्स का एक हाई कोर्ट ऐसा कॉमन हाई कोर्ट, ये इस तरीके से यहाँ पर शुरू होते हैं बनना, ठीक है। ये सब चीज़ें कहानी यहाँ पर हो गई। और फाइनली अगर जो हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट था, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, उसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट बेसिकली आपका दिल्ली में एस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। एंड दिस वाज द थिंग। एंड सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम कुछ और चीज़ें बात करते हैं, जैसे कि ठीक है, चलिए इसको थोड़ा रब कर लेते हैं फिर बात, ये तो हिस्ट्री की बात हो गई। सुप्रीम कोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं और साथ में, तो जब ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट बना था, ठीक है, तो उस टाइम पर जैसे यहाँ पे जजेस की संख्या जो थी वो थी आपकी 7+1, दैट इज 8। 7 मतलब 7 अदर जजेस रहेंगे, जब हमारा 1935 की बात कर रहे हैं हम ओरिजिनली उस टाइम, या ठीक है उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो दिल्ली में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट बना था, तो 7+1 8 का यहाँ पर कॉन्सेप्ट था कि एक चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस यहाँ पर रहेंगे। धीरे धीरे ये 2019 के अराउंड ये संख्या आपकी बढ़ते बढ़ते हो गई थी 30+1 की, ठीक है, 30 जजेस एंड एक चीफ जस्टिस। फिर बाद में मतलब 2019 के बाद ये जो सीट्स है, नंबर ऑफ जजेस की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई। अब हम बात करें यहाँ पर एट प्रेजेंट की बारे में, तो यहाँ पर है 33+1 का कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, मतलब 34 जजेस की जो संख्या है वो अभी आपको देखने को मिलेगी। 31 जजेस, सॉरी 34 जजेस की जो संख्या है वो आपको एट प्रेजेंट देखने को मिलेगी। अब पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि भाई जो संख्या है जजेस की वो समय के अनुसार बढ़ा सकती है, घटाती तो नहीं, भाई जाहिर सी बात है पॉपुलेशन बढ़ रही है तो केसेस बढ़ते हैं, तो बात की चीज़ें रहती, तो घटने के चांसेस तो नहीं होते, बट हाँ बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो वो काम किसके पास है, दिस पावर हैज़ बीन इन्वेस्टेड विद द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास ये बेसिकली अधिकार है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आता है आपका पार्ट 5 के अंदर, किसके अंदर आता है, पार्ट 5 के अंदर। इसके लिए जो आर्टिकल्स हैं वो है 124 से लेके 149, सॉरी 47 नॉट 49, 124 से 147 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये ज्यूरिडिक्शन के बारे में बेसिकली बात करते हैं। अब ये इन आर्टिकल्स के अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, इंडिपेंडेंस, जुडिशियल पावर्स, प्रोसीजर, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर मेंशन देखने को मिलता है, ठीक है।
एंड बात करें यहाँ पर हम क्या बोलते हैं करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। देखिए सीजीआई का नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार वनडे एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है। करंट चीफ जस्टिस कौन है यहाँ पर, वो है जस्टिस चंद्रचूड़। ठीक है, जस्टिस चंद्रचूड़ एट प्रेजेंट जो है वो चीफ जस्टिस है। ये कौन से नंबर के हैं, 50वें नंबर के हैं। इनसे पहले कौन थे, 49 नंबर के थे, वो थे यूयू ललित। ठीक है, तो आपको दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर, इतनी सारी रामकथा सुनने के बाद, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कंसर्न में किस टाइप के ज्यूरिडिक्शन सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो, उसका जो ज्यूरिडिक्शन है वो 3 टाइप में बेसिकली डिवाइडेड है। ज्यूरिडिक्शन की हम बात करते हैं तो वो 3 टाइप में आपको देखने को मिलेगा। एक आपको मिलेगा दैट इज द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होता है यहाँ पर। अब ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, ओरिजिनल मतलब संविधान को बचाना, बेसिकली प्रोटेक्शन एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, या फिर साथ में ये कह लीजिए कि डिस्प्यूट सेंटर और स्टेट के बीच में हो गया या स्टेट्स के बीच में हो गया, तो इस तरीके के डिस्प्यूट हैं उनका निपटारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो बेसिकली आता है, तो वो जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आता है। इसके बाद आती है अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन आती है आपकी। ठीक है, अपीलिएट के साथ में आता है आपका दैट इज द एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। सरकार को, राज्य को या केंद्र को, किसी को भी एडवाइज कर सकती है, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। तो ये 3 टाइप की ज्यूरिडिक्शन फॉर्मेशन आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखिए कोलिजियम सिस्टम दिस इज नॉट कंसर्न विद दैट, एपिलिएट आता है, ओरिजिनल आता है, तो दैट इज 2 आते हैं, तो इट इज ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी जितने भी हमने अभी तक कहानी सुनी है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर। ठीक है, चलिए ओके, दिस वाज द क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, द मिनिमम एज। देखिए ये पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारा, तो इसको हम बात करें तो ऑलरेडी हमने थोड़ा सा कवर कर लिया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट को, तो उसी से संबंधित है कि भाई द मिनिमम एज ऑफ कंटेस्टिंग, मतलब आपको इलेक्शन लड़ना है ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी हाउ मेनी ईयर्स अकॉर्डिंग टू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज द 21 ईयर्स, 21 साल का कम से कम व्यक्ति होना चाहिए। और बाकी जितने भी चीज़ें हैं हमने वो डिस्कस करी थी। बट हाँ, मैंने एक चीज़ स्किप हो गई थी उस टाइम पर, कि जो कोर्ट्स है, कोर्ट्स ने कुछ कुछ बीच बीच में अपनी मॉडिफिकेशन देती रहती है, तो उसमें कोर्ट ने कहा था कि भाई एक तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करी थी, और साथ में ये कहा था कि जो कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है, उसके पास उसके घर में एक फंक्शनल टॉयलेट होना चाहिए, फंक्शनल टॉयलेट। ठीक है, टॉयलेट होना चाहिए उसके घर में, उसको लड़ना है अगर जो इलेक्शन, तो मतलब ये क्वालिफिकेशन टाइप की यहाँ पर ऐड कर दी गई थी, ताकि सैनिटेशन की जो अच्छी व्यवस्था है वो थोड़ा सा ओपन डिफिकेशन ना हो इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, क्लीन कैरेक्टर होना चाहिए। क्लीन कैरेक्टर मतलब वो ऐसा नहीं कि अपराधी प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति है, उसको इलेक्शन लड़वा रहे हो तो भैया सारा पैसा और सारा वो अपना ही राज चलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लीन कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ और कही गई थी कि शुड नॉट बी अ डिफॉल्टर। बेसिकली डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। डिफॉल्टर किसका, बैंक का। ठीक है, बैंक का या मतलब या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए कि भाई आप पैसा ले रखा है, लोन ले रखा है, दे ही नहीं रहा है, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो उसके साथ ना हो। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या फिर आप कह लीजिए क्वालिफिकेशंस हैं फॉर द पर्सन हु इज विलिंग टू कंटेस्ट इन द इलेक्शन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे इस पर्टिकुलर पार्ट के, पार्ट 5 के। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।